हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। उत्तराखंड करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज का ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है, जिसमें हम नवंबर 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर से संबंधित आने वाले संभावित एमसीक्यूज के ऊपर बात करने वाले हैं। पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। सवाल दिया गया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए किस संस्थान के साथ में समझौता किया है। इस तरीके की चीजें आपको पता हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 5G कनेक्टिविटी देने के लिए किसके साथ में समझौता किया गया है। किसने समझौता किया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। चार ऑप्शन दिए गए हैं, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT रुड़की या फिर IIT हैदराबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, IIT रुड़की के साथ में ये समझौता किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में 5G कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। सवाल नंबर 2 कहता है, इगास बग्वाल पर्व किस देवता के विश्राम काल की समाप्ति का प्रतीक है। चार ऑप्शन बनाए गए हैं, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश या फिर भगवान राम। आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के 4 माह के विश्राम की समाप्ति का प्रतीक होता है इगास बग्वाल, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब आप जैसा कि जानते हैं, इगास बग्वाल को हम बूढ़ी दीपावली भी कहते हैं या बूढ़ी दिवाली भी इसको कहा जाता है। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, अगर आप जानते हैं, हरबोधनी एकादशी भी कहा जाता है इगास बग्वाल को। हरबोधनी एकादशी कब मनाया जाता है इगास बग्वाल? तो इगास बग्वाल या बूढ़ी दिवाली जो है, वो जो मेन दिवाली होती है, जो मुख्य दिवाली मनाई जाती है, उस दिवाली के 11 दिन के बाद मनाई जाती है। कितने दिन के बाद में? 11 दिन के बाद में मनाई जाती है। अच्छा, कई बार हो सकता है आपसे इस तरीके का सवाल पूछ लिया जाए कि कब मनाई जाती है, तिथि आपसे पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखना है कार्तिक शुक्ल एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है बूढ़ी दिवाली या फिर इगास बग्वाल। ये जो इगास बग्वाल है, कहा जाता है कि भगवान विष्णु की विश्राम की समाप्ति का प्रतीक है, उनकी समाप्ति हो चुकी है, इसलिए माना जाता है कि किसी भी नई शुरुआत के लिए सबसे सटीक समय है, नई शुरुआत का सबसे अच्छा समय होता है इगास बग्वाल, सबसे अच्छा समय। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। बूढ़ी दिवाली, हरबोधनी एकादशी 11 दिन के बाद में या फिर कौन सी तिथि को, और इसके बारे में क्या कुछ मान्यताएं हैं, वो सारी बातें आपको याद रखनी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ें। सवाल में कहा गया है, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना, कौन सी योजना की बात हो रही है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने किफायती आवास के निर्माण की घोषणा की है। बेसिकली आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने जिन लोगों की आय कम है, क्या करना है? आवास आवश्यकता, आवास आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम आय वाले, जिनकी आय कम है, कम, यहाँ पे देखिए, अब आर्थिक आधार यहाँ पे लिया गया है, ऐसा नहीं कि सामाजिक या सांस्कृतिक है। जैसा कि आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, तो सरकार ने यहाँ टारगेट किया है कि जिनकी आय कम है, कम आय वाले लोगों को क्या दिया जाए? आवास निर्माण करके दिया जाए। और सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की थी कि हम 16,000 नए किफायती आवासों का निर्माण करेंगे। किसके तहत? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अब आपको पता है कि जो पीएम आवास योजना है, पीएम आवास योजना जो है, ये दो स्तरों पे चलाई जा रही है। पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ग्रामीण और शहरी। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, और टारगेट रखा गया था कि 2022 तक सभी के पास में क्या हो जाएगा? अपना आवास होगा। तो सभी लोगों के पास में, सभी व्यक्तियों के पास में आवास की सुविधा होगी। ये टारगेट बनाया गया था 2015 में, 2022 तक हो जाएगा। ऐसा अचीव नहीं कर पाए हैं, उसको आगे बढ़ाया गया है। तो जैसा कि आजकल आयोग का ट्रेंड रहा है कि वो योजना की शुरुआत में पूछता है, तो ये तो करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है, 2024 के नवंबर माह से जुड़ा हुआ करंट अफेयर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पे 16,000
किफ़ायती आवासों के निर्माण की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसकी शुरुआत कब हुई, तो आप बता देंगे 2015 में। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़े। इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड को मत्स्य पालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। पहले तो कुछ कुछ चीजें आपको, पहला उसने बता दिया है। अगर आपसे सवाल से ही सवाल बनाएगा तो आपसे ये पूछता है कि बताइए मत्स्य पालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला है, तो सवाल से आप निकाल लेंगे इसका उत्तर और इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, पहला। दूसरा है कौन से क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो मत्स्य पालन का क्षेत्र है। क्या वो राष्ट्रीय है, हाँ वो राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है, सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात हो रही है। अब हम देख लेते हैं, कहता है किस श्रेणी में मिला है। 4 श्रेणियों के नाम यहां पे दिए गए हैं। क्या वो पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों में है, गंगा बेसिन से संबंधित राज्यों की श्रेणी में मिला है, हिमालय उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में मिला है, या फिर पहाड़ी क्षेत्र के श्रेणी में मिला है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो किस लिए मिला है, तो ये जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है उत्तराखंड को, तो उत्तराखंड ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में, मत्स्य क्षेत्र में अभिनव प्रयोग किए हैं। अभिनव का मतलब होता है नवीन, अभिनव प्रयोग, और इन्हीं अभिनव प्रयोगों के लिए इसको क्या मिला है, राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार यहां पे प्रदान किया गया है। अब ये जो पुरस्कार मिला है ये मिला है हिमालयी राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में। अलग अलग कैटेगरी बनाई जाती है सम्मान देने के संदर्भ में। तो हिमालयी राज्य जितने भी हिमालयन स्टेट हैं और जितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उन सभी की एक श्रेणी बनाई और उस श्रेणी में उत्तराखंड ने टॉप किया है। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में टॉप किया है, एक कैटेगरी में टॉप किया है और वो कैटेगरी हिमालयन स्टेट और नॉर्थ ईस्ट के जो हिमालयन स्टेट हैं उनकी कैटेगरी में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल में कहा गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा लगाए जाने वाले हरित उपकर, कौन से उपकर की बात कर रहा है, हरित उपकर यानी ग्रीन सेस की बात कर रहा है। ध्यान रखना है, ग्रीन सेस के बारे में बात कर रहा है। ग्रीन सेस की अधिकतम राशि कितनी है, यानी वो अधिकतम कितना हो सकता है। बेसिकली उत्तराखंड सरकार ने अपने यहां पर एक ग्रीन सेस लगाने की योजना बनाई थी दिसंबर 2024 में, और कहा गया था कि जो उत्तराखंड से बाहर के स्टेट से जो भी व्हीकल यहां पे आएगा उसके ऊपर हम एक ग्रीन सेस अप्लाई करेंगे। बस इतना होना चाहिए कि वो जो व्हीकल है उसका रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे स्टेट में होना चाहिए। अगर वो दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड व्हीकल यहां पे आता है तो एंट्री के समय ग्रीन सेस लगाया जाएगा और उसका जो मिनिमम अमाउंट होना है, मिनिमम अमाउंट रखा गया था ₹20 और मैक्सिमम अमाउंट इन्होंने रखा था यहां पे ₹80। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें मैक्सिमम पूछा गया था तो 80 है। तो अगर आपसे दोनों को एक पेयर में पूछ ले कि न्यूनतम और अधिकतम कितना होगा तो 20 से लेकर के 80 तक यहां पर किया गया था। पर्यावरण को संरक्षित करना है, यही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में पूछा गया है श्रीलंका सिविल सेवकों का छठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहां आरंभ हुआ है। जो श्रीलंका के सिविल सेवक हैं उनका छठा क्षमता निर्माण यानी कैपेबिलिटी को डेवलप करना, उसको इन्हेंस करने का कार्यक्रम कहाँ पे शुरू हुआ है। क्या वो लबासना मसूरी में शुरू हुआ है जहाँ जितने भी भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय पुलिस अधिकारी, इन सब का बेसिक ट्रेनिंग वहाँ पे होता है, ट्रेनिंग सेंटर है, या फिर IGNFA देहरादून में हुआ है, या NCGG मसूरी में हुआ है, NIAR उत्तरकाशी में हुआ है। सीधा सा फैक्चुअल सवाल है, इसका शुभारंभ किया गया है, ये कार्यक्रम जो शुरू हुआ है ये हुआ है राष्ट्रीय सुशासन केंद्र मसूरी में, यानी नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस मसूरी में इस क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 7 कहता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया है। 4 नाम दिए गए हैं। क्या वो बग्वाल मेला है, क्या वो देवराणा मेला है, क्या वो तीलू रौतेली मेला है, या फिर कुमाऊं उत्सव मेला है। इसका सही उत्तर है देवराणा मेला। बेसिकली इसका पूरा नाम है डांडा देवराणा मेला। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। इसका डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी जिले के डांडा देवराणा मेला को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय मेला घोषित किया था 2024 में। करंट अफेयर से आपसे संबंधित इससे पूछा जा सकता है सवाल। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत कौन से जनपद की बात कर रहा है। चमोली जनपद का कौन सा गांव चयनित किया गया है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसके तहत कौन सा किया गया है। 4 नाम दिए गए हैं, जोशीमठ,
पीपली कोटी, सारकोट या फिर पोखरी? सही उत्तर है चमोली जिले का एक गांव है, नाम है सारकोट। उसको मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित किया गया है। बेसिकली जब इस तरीके से किसी गांव का चयन होता है, आदर्श ग्राम बनाना है, तो वहां पर कुछ बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे यहाँ पे सड़क, इसको सही तरीके से दुरुस्त रखा जाएगा, इसको निर्माण किया जाएगा, नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे जल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और जितने भी अन्य विकासपरक कार्य हैं, जितने भी विकासात्मक कार्य हैं, उन सारे कार्यों को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है और ध्यान में रख करके उन सारे काम को यहाँ पे किया जाता है। ये होता है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में पूछा गया है कि 10th नंबर का विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन जो है वो किस शहर में हुआ है? हरिद्वार, ऋषिकेश, पंतनगर या फिर देहरादून? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य की राजधानी देहरादून में 10th नंबर के विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया था। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस बोर्ड के गठन को अपनी मंजूरी दी है? कौन से बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है? क्या वो महिला कल्याण बोर्ड है, क्या वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड है, या वृद्धजन कल्याण बोर्ड है, या फिर युवा रोजगार बोर्ड है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड। इस तरीके के सवाल आपसे आयोग पूछ सकता है, इसलिए इसको आप देख के चलेंगे ध्यान से। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति बोर्ड या कल्याण बोर्ड की गठन को मंजूरी दी है। साथ ही बात यह भी है कि उत्तराखंड जल्द ही ट्रांसजेंडर के लिए रोजगार में इक्वालिटी हेतु एक नई नीति लेकर के आएगा, यानी रोजगार में उनको समानता, बराबरी के अवसर मिल सके ट्रांसजेंडर्स को, इसके लिए भी एक नीति लाएगा उत्तराखंड मंत्रिमंडल या उत्तराखंड राज्य। तो इस पे भी बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है उत्तराखंड में वनाग्नि यानी फॉरेस्ट फायर की घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा 2024 में, अगर हम बात करें 2023-24 की, तो 2023-24 में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में यहाँ पर कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है? सवाल में ये पूछा गया है। 64%, 72%, 74% या फिर 81%? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 74%। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा उत्तराखंड में कितने परसेंट वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 74% की वृद्धि यहां दर्ज की गई है। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है अलकनंदा नदी पर आईआईटी रुड़की का अध्ययन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? चार नाम दिए हैं व्यक्तियों के, नेचर, स्प्रिंजर, एल्सेवियर, इंडियन एकेडमी के द्वारा। इसका सही उत्तर तो है ऑप्शन बी, स्प्रिंगर या स्प्रिंजर के द्वारा अलकनंदा नदी पर रुड़की आईआईटी का जो अध्ययन प्रकाशित हुआ है वो इनके द्वारा प्रकाशित किया गया है। अब हमें यहाँ पे कुछ और बेसिक जानकारियां प्राप्त होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जैसे ये जो अध्ययन यहाँ पे किया गया है, जिस अध्ययन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसका शीर्षक क्या है, टाइटल क्या रखा गया था? इसका टाइटल रखा गया था भारत के उत्तराखंड में भूस्खलन बांध। इसका टाइटल रखा गया था भारत के उत्तराखंड में भूस्खलन बांध अध्ययन, अतीत, वर्तमान एवं भविष्य। ये इसका टाइटल रखा गया था। ये टाइटल आपको याद रखना है। और किसके द्वारा ये जो अध्ययन है, ये जो स्टडी यहाँ पे की गई, इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो प्रकाशित किया गया है यहाँ पर स्प्रिंगर के द्वारा या स्प्रिंजर के द्वारा यहाँ पे प्रकाशित किया गया था। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो अलकनंदा नदी है, जो गढ़वाल क्षेत्र से बहती है, वो भूस्खलन से प्रभावित है और उस पर जो प्राकृतिक बांध बने हैं वो बड़े संवेदनशील है। इस अध्ययन में ये रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो अलकनंदा नदी है वो भूस्खलन से प्रेरित है और उस पर जो प्राकृतिक बांध बनाए गए हैं उस दृष्टि से ये बहुत संवेदनशील है।
इसीलिए इस पे ये स्टडी हुई और ये सारी चीज़ें सामने निकल के आई। तो ये स्टडी किसके द्वारा की गई है ये भी आपको पता हो सकता है, इसी से संबंधित सवाल आपसे पूछ ले तो आईआईटी रुड़की के द्वारा ये अध्ययन यहाँ पे, ये शोध यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ें। सवाल में पूछा गया है कि जो 17th नंबर का कृषि विज्ञान सम्मेलन हुआ है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? हल्द्वानी में, पिथौरागढ़ में, पंतनगर में या फिर देहरादून में? इसका सही उत्तर है पंतनगर में। पंतनगर में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में यह सम्मेलन हुआ है और यह सम्मेलन हुआ था फरवरी 2025 में। तो इसी साल का करंट अफेयर्स, इसको आप देख करके जाएंगे। 17 नंबर का कृषि विज्ञान सम्मेलन पंतनगर में हुआ फरवरी 2025 में। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ें। सवाल में पूछा गया है, एक साहित्यकार है जिनका नाम है पंडित लीलाधर जगुड़ी। कहता है पंडित लीलाधर जगुड़ी को किस राज्य का कबीर सम्मान प्राप्त हुआ है? पहले तो ये पता हो कि क्या ये नेशनल न्यूज है? नहीं। जो पंडित लीलाधर जगुड़ी हैं ये गढ़वाल के रहने वाले व्यक्ति हैं, गढ़वाल के। तो गढ़वाल में रहने वाले एक व्यक्ति हैं, यानी गढ़वाल के निवासी हैं और एक लेखक हैं, एक कवि हैं। तो पूछा है कि इनको किस राज्य का कबीर सम्मान मिला है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा लीलाधर जगुड़ी को कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं क्योंकि व्यक्तित्व से संबंधित भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। पहली बात तो है ये पद्मश्री विजेता हैं, नाम है पंडित लीलाधर जगुड़ी, उत्तराखंड के गढ़वाल के रहने वाले हैं। इनकी एक किताब है और किताब का शीर्षक है जितने लोग उतने प्रेम। जितने लोग उतने प्रेम, ये बड़ी फेमस किताब है इनकी और इस किताब के लिए इनको वर्ष 2018 में व्यास सम्मान भी मिला था। ये बात आपको याद रखनी है। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उनकी मेजबानी किस राज्य ने की थी, यानी वो कहां पर ऑर्गेनाइज कराए गए थे? क्या वो पंजाब राज्य है, केरल राज्य है, उत्तराखंड है या फिर असम है? आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य में, इस राज्य में पहली बार राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए और उनका नंबर था 38वें राज्य राष्ट्रीय खेलों का इस राज्य में आयोजन कराया गया। और ये जो उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय खेल हुए ये हुए हैं 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक, 14 फेब तक। तो ये डेट भी कई बार आपसे आयोग पूछ लेता है। तो 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। अगर हम बात करें कि जब इनकी ओपनिंग सेरेमनी थी तो ओपनिंग सेरेमनी हुई है देहरादून में और क्लोजिंग सेरेमनी ये हुई थी हल्द्वानी में। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम उत्तराखंड के पदक की बात करें तो उत्तराखंड को 103 पदक प्राप्त हुए थे और देश में 7th नंबर पोजीशन इनको प्राप्त हुई थी, यानी 7वें स्थान पर रहा था उत्तराखंड 103 पदक जीतने के बाद में। 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में पूछा गया है कि जो भारत गौरव पुरस्कार है उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद को, इन्वायरमेंटलिस्ट को दिया गया है? 4 नाम आपके लिए बनाए गए हैं, रवि चमोला, हेमपंत, जगत सिंह जंगली या फिर अजय भट्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जगत सिंह जंगली। ये जो भारत गौरव पुरस्कार समारोह है, एक समारोह हुआ था जिसमें ये पुरस्कार दिए गए। इस समारोह का आयोजन हुआ था कर्नाटक में और उत्तराखंड के एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं जिनका नाम है जगत सिंह जंगली। इनको ये पुरस्कार मिला यहाँ पर, भारत गौरव पुरस्कार, और ये पुरस्कार इनको मिला इनकी पर्यावरण की पाठशाला के लिए। इनकी एक पाठशाला है और नाम है पर्यावरण की पाठशाला, उसके लिए इनको ये सम्मान मिला है, पर्यावरण की पाठशाला। इस तरीके की बातें आपको पता हो। अच्छा, ये जो पुरस्कार है भारत गौरव पुरस्कार, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये दिया गया था भारत सेवा संगम संस्था के द्वारा। भारत सेवा संगम संस्था के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था जगत सिंह जंगली को। ये हो जाता है आज के करंट अफेयर्स का हमारा एक छोटा सा लेक्चर।
इसमें जितने भी सवाल यहाँ पर दिए गए हैं, सारे सवाल अपने आप में एक पोटेंशियल क्वेश्चन के रूप में आपके लिए बनाए गए हैं। इन सभी को आप अच्छे से कवर करके जाएँगे। अगर आपकी चीज़ें तैयार नहीं है तो पॉइंट को नोट डाउन कर ले चलेंगे, क्योंकि अब आपके परीक्षा में चाहे वो उत्तराखंड पुलिस की परीक्षा हो या फिर उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा हो, करंट अफेयर्स हर परीक्षा में पूछा जाता है और बहुत कम दिन बचे हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड पीसीएस की, तो अब केवल 10 दिन बचे हुए हैं। सारी चीज़ों को आप अच्छे से कवर करते चलेंगे, करंट अफेयर्स पे थोड़ा ध्यान देके चलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।